हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका रेलवे एनटीपीसी का क्लास। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बायो के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, देखो शुरुआत में ही मैंने आपका बायो का क्लास शुरू किया था और एक दिन में मैंने आपको 3 से 4 क्लास देने का वादा किया था कि एक क्लास सुबह आएगा, 2 क्लास शाम में आएगा, फिर करंट अफेयर्स के 2 क्लासेस आएंगे। लेकिन देखो अल्टीमेटली वो सब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो मेरे इन सारे अरेंजमेंट्स का। तो मैंने देखा कि पहले तो आप जो करंट अफेयर्स है पहला वाला शुरुआत मॉर्निंग में जो आता है उसको भी आप अच्छे से व्यू नहीं करते हो। फिर इसके बाद बायो का आ रहा था 8 बजे, तो मैंने देखा उस पर बहुत ही गिना चुना व्यूज़ आ रहा था। इसका मतलब मेरा सारा मेहनत बेकार जा रहा है, जिस कारण से मैंने उस क्लास को ऑफ कर दिया। अब देखो एग्ज़ाम बहुत पास आ रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए बार बार सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँ। तो देखता हूँ। दूसरा प्रॉब्लम एक और होता है कि यूट्यूब पे अभी बहुत ही ये प्रॉब्लम है कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है। जैसे दिन में अगर 4 वीडियो आए तो उसमें कभी एक वीडियो का जाता है, रेस्ट का नहीं जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अभी बहुत आ रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा कि जो टाइम है क्लास का आपको आके खुद से देखना पड़ेगा। अगर आप व्यू नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब मेरा मेहनत बेकार जा रहा है, तो फिर वीडियो अपलोड करना बेकार हो जाता है। तो देखता हूँ, आज मैंने इस वीडियो को छोटा ही रखा है, देखता हूँ कितने व्यूज़ आते हैं, आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो। उसके बाद फिर मैं आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको फिर से 2 से 3 क्लास प्रोवाइड करवाऊँगा डेली, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास है। ठीक है, तो आज से संडे तक आप लोग अपडेट करो क्या चाहिए। मंडे से मैं होपफुली मैं आपको 2 से 3 क्लास पर डे प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी कीट होते हैं। तो सभी कीट किस तरह के होते हैं? सभी कीट होते हैं यूरिकोटिलिक। ठीक है, यूरिकोटिलिक क्या हुआ? देखो जो भी कीट वगैरह होते हैं उनका जो एक्सक्रेशन होता है, ठीक है, वो यूरिक एसिड के फॉर्म में या यूरिया के फॉर्म में। ठीक है, तो जो एनिमल या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो यूरिया के फॉर्म में अपना एक्सक्रेशन करते हैं, निष्कासन करते हैं, तो वो सबको बोलते हैं यूरिकोटिलिक। तो सभी कीट जो होते हैं उनका एक्सक्रेटरी मटेरियल यूरिया होता है। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों के हृदय की विशेषता है। तो मछलियों के हृदय की विशेषता क्या होती है? मछलियों के हृदय की विशेषता है कि इसमें अशुद्ध रक्त ही होता है। ठीक है, मछलियों के हृदय में अशुद्ध रक्त ही पंप होता है। अगला क्वेश्चन है, फूट एवं माउथ रोग निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? फूट एवं माउथ रोग ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है मवेशी और सुअर में। किस में पाया जाता है? मवेशी और सुअर में। मवेशी में आपका गाय, भैंस, बकरी ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, और सुअर में फूट एंड माउथ रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक जिसको कैरोटीन बोलते हैं, इसके कारण से क्या बनता है? तो कैरोटीन के कारण क्या, भारतीय गाय के दूध में कैरोटीन प्रचुर मात्रा में होता है और इसके कारण से इसका रंग जो है वो पीला होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में पाई जाने वाली लसिका गांठों का प्रमुख कार्य क्या है? लसिका गांठें, इसको लिम्फ नोड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड का प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। ठीक है, लिम्फ नोड जो भी होता है उसका काम होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समान होती हैं? सर्प, सांप, सांप का जो विष का ग्रंथि होता है वह किसके समान होता है? तो वह स्तनियों के किस चीज के समान? तो लार ग्रंथियों के समान होता है। ठीक है, कशेरुकी प्राणी के लार ग्रंथियों के समान, यानी जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके लार ग्रंथियों के समान होता है सांपों का विष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए। मतलब 2 टेबल दिया हुआ है, आपको उसमें सुमेलित करना है, क्या सही है। चलिए देखते हैं क्या है दोनों टेबल में। तो पहला टेबल में कुछ प्राणियों का नाम है और दूसरा टेबल में प्राणियों किस तरह के हैं उनका नाम है और दूसरे टेबल में उसका एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है। तो पहला है पंखहीन कीट, दूसरा है उड़ान रहित पक्षी, तीसरा है अपात सरीसृप और चौथा है फुफ्फुसहीन प्राणी। तो इससे आपको मैच करना है। तो एग्जाम्पल में आपका कीवी, रजत, मीनाव, कुर्म, सर्प और मत्स्य। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है 2। ठीक है, चलिए अब मैच करके देखते हैं। यानी पंखहीन कीट कौन सा है? यह है रजत मीनाव। ठीक है, सिल्वर फिश आप बोलते हो। ठीक है, सिल्वर फिश जिसको दिया हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, तो इसको सिल्वर फिश बोलते हैं। ठीक है, तो सिल्वर फिश ये आपका पंखहीन कीट होता है, इसमें पंख नहीं होता है। उड़ान रहित पक्षी, तो ये तो आप सब जानते हो, यह है कीवी, ये उड़ नहीं सकता है। अपात सरीसृप, तो अपात सरीसृप कौन सा है? अपात सरीसृप है आपका सर्प। सरीसृप सर्प है, ये आप जानते हो। और
चौथा है आपका फुफ्फुसहीन प्राणी। फुफ्फुसहीन प्राणी का यहाँ मतलब है लंग्सलेस, ठीक है, जिसके पास लंग्स ना हो। तो आप जानते हो मछली, मत्स्य के पास लंग्स नहीं होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मत्स्य। तो आपका सही आंसर है 2। इसको आप, अगर आपको नहीं आता है तो इसको एक बार याद कर लो। अगला क्वेश्चन है कि ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करते हैं। तो ऊंट का कुबड़ किस चीज के लिए यूज होता है, तो वसा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करते हैं, वसा को स्टोर करने के लिए, फैट को स्टोर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि स्तनियों के सींग, खुर, नाखून एवं पंजे उत्पन्न होते हैं। तो मैमल्स का जो सींग होता है, खुर, नाखून, पंजे, इस तरह की चीजों का जो निर्माण होता है वो किस चीज से होता है, आपको ये बताना है। तो इन सब चीजों का निर्माण होता है त्वचा के स्ट्रेटम कॉर्नियम से। कहाँ से होता है, त्वचा के स्ट्रेटम कॉर्नियम से। किसी से होता है, सींग, खुर, नाखून, पंजा, इन सब का निर्माण तो त्वचा के स्ट्रेटम कॉर्नियम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डायनासोर थे, डायनासोर किस तरह के सरीसृप थे, ये आपको बताना है। तो डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। किस तरह के थे, मेसोजोइक सरीसृप। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में इनमें से किस बात की योग्यता नहीं होती है। तो किसी भी जीवों में, जो भी आपके ऑप्शन दिए हुए, इसमें से कैसा प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो कैसा नहीं होता है, ये क्रिस्टलन। आपको मालूम है कि जीव, इसमें क्रिस्टलाइजेशन जैसा कोई प्रोसेस होता ही नहीं है। ये तो आपके नॉन लिविंग थिंग्स का एक प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइजेशन, और सब चीज़ तो होता है, चालन, स्वचन, जलन, ये सब चीज़ होता है जीवों में। अगला क्वेश्चन है कि एम्फीबिया क्या होता है। एम्फीबिया या एम्फीबियन आप जानते हो क्या होता है, ये होता है उभयचर, जो जल और थल दोनों पर जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जल और थल पर जीवन यापन करने वाले जंतु को एम्फीबिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मच्छर में लाल खून या शरीर सीरम का उभर आना उनके किस परपोषण के कारण होता है। तो मच्छर को जब देखते हो आप तो वो लाल लाल नजर आने लगता है जब वो खून पिया हुआ होता है। तो किस पर वो परपोषित रहते हैं। तो आपको पता है वो मैमल्स का जब वो खून पीते हैं तो वो उभर आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्तनधारी पर परपोषित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा सकता है जबकि गाय पचा सकती है, क्यों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला बात कि सेलुलोज जो फाइबर होता है, ठीक है, वो हम लोग बहुत अधिक मात्रा में नहीं पचा सकते हैं, लेकिन जो गाय होती है वो पचा सकती है। इसका कारण क्या है, सबसे पहली बात, उनका जो ओएसोफागस होता है यानी आहार नाल होता है वो लंबा होता है, ठीक है। दूसरा, उनके आहार नाल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, जो सेलुलोज को पचाने में उनको मदद करते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा गायों की आहार नली में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को पचा सकते हैं, ठीक है, जो सेलुलोज को पचा सकते हैं, ऐसे जीवाणु उनमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ हैं क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। तो अंधेरे में चमगादड़ किस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके कारण से अगर कोई भी ऑब्स्टेकल सामने में है और यहाँ पे अगर चमगादड़ है, ये प्रोड्यूस करते हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर फिर से वापस आएगा और इनको ये पता चल जाता है कि सामने में कुछ है, तो ये फिर से अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। तो इस तरह से उनका ये काम चलता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तक या टिश्यूज इनमें से किससे बना होता है। टिश्यूज किससे बना होता है, तो टिश्यूज किससे बना होता है आपको पता होगा। टिश्यूज सेट ऑफ सेल्स है, ठीक है, सेट ऑफ सेल्स यानी बहुत सारे सेल्स को जब आप एक साथ मिलाते हो एक तरह के सेल्स को, तो उत्तक का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उत्तक जो है, उत्तक आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति के अनेक कोशिकाएं। मैंने बोला था सेट ऑफ सेल्स हैं जो एक ही तरह के होते हैं, ठीक है, एक टाइप के, तो सबको जोड़ दोगे तो टिश्यूज बन जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है। पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है, तो इसमें से सबसे छोटा कीट जो पौधों के रस को चूस सकता है वो है एफिड। कौन सा है, एफिड। एफिड एक ऐसा कीट है जो पौधों के रस को चूस सकता है और सबसे छोटा ऐसा कीट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मांस या मछली जिन पर नमक छिड़क दिया जाता है वे लंबे समय तक मोल्ड एवं बैक्टीरिया से मुक्त हो जाते हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है कि मांस या मछली पर अगर नमक छिड़क देते हो तो वो लंबे समय तक
जो बैक्टीरिया है उससे मुक्त हो जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि लवण जो है यानी उसका सैलिनिटी है, सॉल्ट जो है वो मांस में से नमी शोषित कर लेता है, ठीक है। उसमें जो भी मॉइस्चर है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण से उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है कि कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जाती है। देखो कीट को आप किस तरह से पहचान सकते हो, तो कीट का जो मेन पहचान है वो है इसके 3 जोड़ी टांगे, ठीक है, इसके बाद 2 जोड़ी पंख, ठीक है, और ट्रैकिया भी इसमें होता है। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऐसे मेनली इनके बॉडी का 3 पार्ट होता है, 3 जोड़ा टांग होता है, ठीक है, उसके बाद 2 जोड़ा पंख होता है, और जो लास्ट पोर्शन नीचे पीछे वाला देखते हो ये एब्डोमिनल एरिया, ठीक है, ये पोर्शन, ये 3 ही पार्ट इसमें मेनली हम लोग को देखने को मिलता है। तो लेकिन ट्रैकिया भी कीटों में होता है, तो इस कारण से आपका यहाँ आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुस्ती या डोरमेंसी को क्या कहते हैं। तो देखो बहुत जब कम टेम्परेचर होता है तो कुछ ऐसे जीव हैं जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुस्ती या डोरमेंसी को क्या कहा जाता है, हाइबरनेशन कहा जाता है। इस हाइबरनेशन के दौरान उनके शरीर का तापमान भी बहुत कम रहता है, उनका श्वास का रेट भी और दिल का रेट भी बहुत धीरे रहता है, जिसके कारण से वह लंबे समय तक निष्क्रिय बन के रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीमती प्रवाल यानी कोरल्स किस संघ से संबंधित है। कोरल्स किस संघ में आते हैं, तो कोरल रीफ आपने पढ़ा होगा, तो कोरल सिलेंट्रेटा संघ में आता है। किस में आता है, सिलेंट्रेटा। अब देखो, अब सिलेंट्रेटा आपको ऑप्शन में रहे जरूरी नहीं है, अभी इसका नाम एक और आपको मिल जाता है, वो है सिंडेरिया, ठीक है, सिंडेरिया। या तो सिलेंट्रेटा रहेगा या सिंडेरिया रहेगा, ये 2 चीजों का आप ध्यान रखना, सिंडेरिया या सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो इसमें आते हैं कोरल्स। अगला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए जंतुओं के आधार पर निम्नलिखित जंतु समूह का सही क्रम क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे याद नहीं रहता है, और अगर याद रह भी गया तो फिर आप उसको अरेंज कैसे करोगे कि आप पहले कौन है इसके बाद कौन है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन अगर हमारे सीरीज में आया हुआ है तो आप इसको याद कर लो, ताकि हो सके अगर कहीं पे एग्जाम में अगर कभी आ जाए तो आप इसको आराम से मार पाओगे। तो इसमें देखो, इसमें सही आंसर है वो है 2। पहले आया प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर एनालिडा। तो यहाँ पे टोटल 4 ही दिया हुआ है आपको। अब ये 4 कहीं से भी पूरी सीरीज में उठा के दिया जा सकता है, तो टोटल 10 है, आप जानते हो जो फाइलम ये है टोटल 10 है, और 10 में से जो पहले आया उसके बाद आया, तो इस तरह से अरेंज किया हुआ है। चलो मैं एक बार 10 के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो ये है टोटल 10 जो मैंने आपको अभी बताया। पहला है प्रोटोजोआ, फिर है पोरीफेरा, फिर है सिलेंट्रेटा, फिर है प्लेटीहेल्मिन्थीस, इसके बाद निमेटोडा, इसके बाद एनिलिडा, इसके बाद ऑर्थोपोडा, इसके बाद इकेनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। ये है टोटल 10 जो आपको याद रखने हैं। देखो थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं बोल रहा हूँ ये डिफिकल्ट है, पर आपको अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। तो देखो स्टार्ट होता है, इसको याद रखने का थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के याद रख सकते हो कि स्टार्ट किससे हुआ, एंड किससे हुआ, ठीक है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टार्ट किससे हुआ, प्रोटोजोआ से, एंड किससे हुआ, कार्डेटा से। यहाँ से 2 आपका हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग हुआ है प्रोटोजोआ से और एंडिंग हुआ है कार्डेटा से। अब अगर कार्डेटा आया तो हेमिकार्डेटा इससे जस्ट पहले जरूर आएगा, ठीक है। तो कार्डेटा हेमिकार्डेटा लास्ट 2 है, ये आप याद रखना, हेमिकार्डेटा इसके बाद कार्डेटा, ठीक है। और पहला 3 देखो कौन है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। ये 3 जो है ये पहला है, 3 पहले आया प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा। इसके बाद डिफिकल्ट यहाँ से ये 3-4 आपके लिए हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ये 3-4 हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्थोपोडा आपको फिर याद रखना है, ये 7वें नंबर पे आता है, ठीक है, ऑर्थोपोडा। तो एक बार फिर से देखो, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, निमेटोडा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा। तो अब ऑर्थोपोडा और एनेलिडा, ऑर्थोपोडा से जस्ट पहले कौन सा है, एनेलिडा, ठीक है, और ऑर्थोपोडा के जस्ट बाद है इकेनोडर्मेटा, इसके बाद हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद करने का कोशिश करना। अगला क्वेश्चन है कि किसके दूध में वसा अधिक होती है। तो दूध में वसा सबसे अधिक किसके दूध में होता है, ये मैंने आपको पहले भी बहुत सारे सेशन में बताए हुए हैं, ठीक है। ये है रेंडियर के दूध में सबसे अधिक वसा होता है, ठीक है। और इस वसा का नाम क्या है, यह है सेरम लिपिड, ये भी आप याद रखना, सेरम लिपिड जो रेंडियर के दूध में वसा होता है उसका नाम है।
अगला क्वेश्चन है कि होमोसेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है। होमोसेपियंस बहुत ही इजी क्वेश्चन। होमोसेपियन किसका नाम है? यह है मनुष्यों का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमोसेपियंस। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि जैविक पेस्ट नियंत्रण किया जाता है। जैविक पेस्ट नियंत्रण, पेस्ट आप समझते हो जो कीट वगैरह होते हैं उसको इंग्लिश में पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जैविक पेस्ट नियंत्रण किया जाता है किस तरह से? तो जैविक तरीका से अगर हम लोग को नियंत्रित करना होगा इन पेस्ट्स को, यानी इन जो कीटों को, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं बिच्छू और मकड़ी, ठीक है। यानी नॉर्मली अगर जैविक तरीका आप देखो तो कीट और जो भी ऐसे पेस्ट हैं उन सबको बिच्छू और मकड़ियों के सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ऐसे प्रजातियां हैं जो बहुत अधिक मात्रा में कीट को खा जाते हैं, ठीक है। मकड़ी भी है जो छोटे छोटे पेस्ट को खा जाती है। तो इन दोनों को हम लोग यूज कर सकते हैं पेस्ट के नियंत्रण में जैविक तरीका से, ठीक है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसी को कहते हैं बायोफैक्टर। क्या बोलते हैं? बायोफैक्टर। जो भी जैविक तरीका होता है नियंत्रण करने का, इसको बोलते हैं बायोफैक्टर, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।